साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्वाइन विद रोजगार शाला में। साथियों आपको पता है मैं आपके लिए आपकी जो यूपी पुलिस का री एग्ज़ाम होने वाला है उस परीक्षा के लिए जीके या फिर जीएस की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आ रहा हूं। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं और साथियों इन प्रश्नों के साथ साथ मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देता हूं, यानी कि महत्वपूर्ण फैक्टों के बारे में बात करता हूं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो वीडियो का पहला प्रश्न क्या है साथियों? प्रश्न है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा का कौन करता है? अध्यक्ष करता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों यहीं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी चर्चा संविधान में कहाँ पर की गई है। तो ध्यान से देखेंगे साथियों एक एक प्रश्न को। तो साथियों जो संयुक्त बैठक है, संयुक्त बैठक का प्रावधान हमारे संविधान में कहाँ किया गया है? यानी कि अनुच्छेद साथियों, यानी कि आर्टिकल 108 में इस चीज़ का प्रावधान किया गया है कि संसद के दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक होगी। इसका प्रावधान आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 में किया गया है। अब साथियों जो संयुक्त बैठक होती है इसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? अगर मैं लोगों की बात करूं साथियों तो आपको पता होना चाहिए, यानी कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनका 1/10 भाग सदस्य संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं। कहने का मतलब जैसे कि मैंने कहा जो राज्यसभा होती है उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? जैसे कि 245। इसके बाद मैं बात करता हूं लोकसभा की। लोकसभा में कितने हैं? 545। तो इनका जोड़ और इसका 1/10 ये क्या भाग लेते हैं? संयुक्त बैठक में भाग लेते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा आपसे। एक प्रश्न क्या पूछेगा कि जो संयुक्त बैठक होती है इसको कौन बुलाता है? यानी कि जो संयुक्त बैठक होती है इसको कौन बुलाता है या फिर साथियों आहूत करता है? क्या आहूत करता है? तो हमेशा याद रखेंगे ये राष्ट्रपति बुलाता है। कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया संयुक्त बैठक को बुलाते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण कि जो संयुक्त बैठक है अब तक कितनी बार संयुक्त बैठक आयोजित हो चुकी हैं? अब तक कितनी बार हो चुकी हैं साथियों? कितनी बार आयोजित हो चुकी हैं संयुक्त बैठक? तो हमेशा याद रखेंगे कितनी बार? 3 बार साथियों। कितनी बार? 3 बार। कब कब हुई हैं साथियों? तो ये हुई हैं, पहली हुई थी साथियों 1961 में। कब? 1961 में। एक हुई थी 1978 में और एक हुई थी साथियों सन 2000 में। ये 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी हैं राष्ट्रपति के द्वारा। अब साथियों ये 1961 वाली बैठक हुई थी, इसमें क्या हुआ था? दहेज निषेध के लिए ये बैठक हुई थी, दहेज निषेध के लिए। दूसरी जो 1978 में हुई थी वो बैंक अधिनियम के लिए हुई थी। किसके लिए? ये बैंक अधिनियम के लिए हुई थी। और जो तीसरी हुई थी साथियों ये पोटा एक्ट के लिए हुई थी। पोटा एक्ट के लिए हुई थी। बताऊंगा किसी दिन की पोटा एक्ट क्या होता है। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे जो संसद के जो दोनों सदन होते हैं उसके बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 108 में है। कौन कौन भाग लेते हैं इसमें? दोनों सदनों के सदस्यों का 1/10 लोग सदस्य भाग लेते हैं। और इसको बुलाता कौन है साथियों? राष्ट्रपति इसको बुलाता है। और कितनी बार संयुक्त बैठक हो चुकी है? 3 बार। 1961 में दहेज निषेध अधिनियम के लिए, 1978 में बैंक अधिनियम के लिए और सन 2000 में पोटा एक्ट के लिए साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहता है? बड़े ध्यान से देखेंगे साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसकी जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, उसको बड़े ध्यान से देखिए आप। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न कि कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका सही आंसर की बात करें साथियों, इसका सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है अथवा नहीं है। अब साथियों बात करते हैं धन विधेयक की। तो हमारे संविधान में धन विधेयक की चर्चा कहाँ की गई है? तो संविधान में धन विधेयक की चर्चा साथियों कहाँ की गई है? ये हमेशा ध्यान रखेंगे आर्टिकल 110 में साथियों। कहाँ पर? आर्टिकल 110 में हमारे संविधान में धन विधेयक की चर्चा की गई है। अब साथियों यहाँ पर आपको एक बात और याद रखनी है, यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा।
अब यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखिए आप। जैसे कि मैंने कहा जो लोकसभा का कोरम होता है, मैंने कल भी इस प्रश्न को कराया था, लोकसभा का कोरम कितना होता है, यानी कि लोकसभा के सदस्यों का 1/10 भाग क्या होता है, कोरम होता है। किसी बिल के लिए अगर सहमति होती है, कोई बिल लोकसभा के अंदर आता है तो उस पर एक कोरम अपना मत देता है साथियों। वो कितना होना चाहिए, लोकसभा के सदस्यों का कम से कम 1/10 भाग कोरम होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे कि अधिकतम लोकसभा के सदस्य संख्या कितनी है, वर्तमान में 550 है। कितनी है साथियों, 550 है। लोकसभा की जो सदस्यों की संख्या कितनी है, अधिकतम 550 है। तो 550 का 1/10 भाग, कहने का मतलब क्या है, 550 का 1/10 भाग तो 55 हो गया। ये तो अधिकतम वाला हो गया। लेकिन वर्तमान में बात करें जैसे कि 545 है, तो 545 का 1/10 भाग ये क्या होता है, कोरम होता है साथियों। यानी कि सदस्यों का 1/10 भाग क्या होता है, कोरम होता है। अगर साथियों जैसे कि कोई बिल आता है लोकसभा के अंदर और कोरम पूरा नहीं हो पाता, यानी कि 1/10 लोग अपना मत नहीं देते हैं, सहमति नहीं प्रदान करते हैं, तो साथियों क्या होगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष उस बैठक को, यानी कि किसी बिल के लिए बैठक लोकसभा में बैठती है और उस बैठक में 1/10 भाग अपना मत नहीं दे पाते हैं, तो उस बैठक को जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है स्थगित कर देता है साथियों। जब पूर्ति ही नहीं होगी कोरम की तो स्थगित तो उसको करना ही पड़ेगा। तो साथियों हमेशा याद रखेंगे इस चीज़ को। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूँ तो प्रश्न संख्या 3 है और प्रश्न कह रहा है साथियों के कौन अपने सदन का सदस्य नहीं होता है साथियों। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी कि कौन अपने सदन का सदस्य नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, सभापति साथियों। यानी कि जो सभापति होता है वो कौन होता है, वो राज्यसभा का क्या होता है, प्रमुख होता है। अब राज्यसभा का प्रमुख कौन होता है, आप मुझे बता सकते हैं क्या। तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, जो राज्यसभा का प्रमुख होता है वो कौन होता है, वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। कौन होते हैं, भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। अब ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कौन अपने सदन का सदस्य नहीं होता है, सभापति नहीं होता है। अगर मैं यहीं आपसे एक प्रश्न पूछूं कि राज्यसभा की चर्चा हमारे संविधान में कहाँ पर की गई है साथियों, तो इस प्रश्न को मैंने कल भी आपके लिए बताया था। तो अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 108 आर्टिकल 80 में भारत के संविधान में एक राज्यसभा है, इसकी चर्चा की गई है। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, और प्रश्न संख्या साथियों 4 है। प्रश्नों को बड़े ध्यान से देखिए साथियों। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट भी कर सकते हैं और लाइक भी कर दीजिएगा। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि विपक्ष का नेता पद को कब शामिल किया गया था। अब हमेशा याद रखेंगे साथियों, जो विपक्ष का नेता पद को कब शामिल किया गया था भारत के संविधान में। कहने का मतलब क्या है साथियों, जब भारतीय संविधान बनाया गया था तब विपक्ष के नेता का प्रावधान नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो कब जोड़ा गया था, तो इसका सही उत्तर विकल्प आपका ए हो जाएगा, यानी कि 1965 में इस पद को जोड़ा गया था। अब एक इसमें विकल्प देख रहा है आपको कि एक विकल्प है 1977। 1965 में तो इसको जोड़ा गया था, लेकिन सही ढंग से इस पर ध्यान कब दिया गया था, 1977 से इस पर अच्छे तरीके से ध्यान दिया गया था विपक्ष के नेता को, यानी कि इसका भी एक महत्व होगा 1977 से 1977 से। अब साथियों विपक्ष का नेता कौन होता है साथियों, कहने का मतलब क्या है कि जो विपक्ष का नेता होता है वो एक जो सरकार वर्तमान में जिसकी सरकार है उसको छोड़ करके जो इलेक्शन में अपनी सीटों का 1/10 भाग, जो इलेक्शन में अपनी सीटों का 1/10 भाग प्राप्त कर लेता है, वो क्या होता है, विपक्ष का नेता होता है। कौन होता है, विपक्ष का नेता होता है साथियों। अब बात करते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या साथियों 5 है और प्रश्न कह रहा है कि सत्रावसान का अधिकार किसके पास है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न को बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूं तो सत्रावसान का जो अधिकार है वो किसके पास है साथियों, हमेशा याद रखेंगे राष्ट्रपति के पास होता है। किसके पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है। अब साथियों आपको यहाँ एक विकल्प दिख रहा है पीठासीन अधिकारी। ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, तो साथियों जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ना, लोकसभा का अध्यक्ष और
राज्यसभा का सभापति, यानी कि राज्यसभा का सभापति ये क्या होते हैं, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। इसमें स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि ये पीठासीन अधिकारी कौन होता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति ये कौन होते हैं, ये पीठासीन अधिकारी होते हैं। अब साथियों इसमें प्रश्न का क्या कह रहा है कि सत्रावसान का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। यानी कि जब कोई बैठक होती है उसको स्थगित करने का अधिकार, उसको समाप्त करने का अधिकार किसके पास है, वो राष्ट्रपति के पास में होता है। अब साथियों यहाँ पर दो शब्द आते हैं, उनको मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ बात करेंगे दो शब्दों की, उनको समझ लेना, बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं। जैसे कि मैंने कहा साथियों स्थगन, एक शब्द होता है साथियों स्थगन, एक शब्द क्या होता है स्थगन, और एक होता है साथियों सत्रावसान। इनका मतलब क्या होता है, एक होता है स्थगन और एक होता है सत्रावसान। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको कहते हैं इंग्लिश में एडजॉइंटमेंट। क्या इसको कहते हैं एडजॉइंटमेंट, क्या एडजॉइंटमेंट इसको इंग्लिश में कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसे कहते हैं साथियों प्रोरोगेशन। क्या इसे कहते हैं प्रोरोगेशन, इसको कहते हैं प्रोरोगेशन साथियों, बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि प्रोरोगेशन और आपका एडजॉइंटमेंट, स्थगन को कहते हैं एडजॉइंटमेंट और सत्रावसान को क्या कहते हैं, सत्रावसान को कहते हैं साथियों प्रोरोगेशन। अब ये क्या होता है इसका मतलब, जैसे कि मैंने कहा साथियों, जैसे कि जो स्थगन कौन करता है, स्थगन कौन करता है, जैसे कि कोई स्थगन करता है साथियों पीठासीन अधिकारी। कौन, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, मैंने अभी आपके लिए बताया है। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति ये क्या होते हैं, पीठासीन अधिकारी होते हैं। जो पीठासीन अधिकारी क्या करता है, जैसे कि कोई बैठक हो रही है साथियों, यानी कि संसद की कोई बैठक हो रही है, तो उस बैठक में क्या है, अगर उस बैठक को कुछ समय के लिए, यानी कि माना कि कोई बैठक आयोजित की जा रही है, उसको 1 घंटे के लिए, क्या 1 घंटे के लिए, कुछ वीक के लिए, कुछ महीने के लिए, तो कुछ महीने के लिए यानी कि रोक देना, क्या कुछ घंटे के लिए रोक देना, कुछ वीक के लिए रोक देना, कुछ महीने के लिए रोक देना, उसे क्या कहते हैं, स्थगन कहते हैं, एडजॉइंटमेंट कहते हैं। अब बात करते हैं सत्रावसान की। जैसे कि माना सत्रावसान कौन करता है, स्थगन कौन करता है, पीठासीन अधिकारी करते हैं। यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा में। ये सत्रावसान क्या होता है, जैसे कि कोई बैठक हो रही है साथियों, अगर उस बैठक हो रही है आयोजित, तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रपति करता है सत्रावसान, सत्र का खत्म। सत्रावसान का मतलब क्या होता है, सत्र की समाप्ति। यानी कि पूरे तरीके से कोई बैठक आयोजित की जा रही है लोकसभा की या फिर राज्यसभा की, तो उसको राष्ट्रपति बिल्कुल खत्म कर सकता है, पूर्ण रूप से खत्म, समाप्त कर सकता है। यानी कि रोक नहीं सकता है, उस बैठक को ही समाप्त कर देगा पूरे तरीके से, उसे क्या कहते हैं, सत्रावसान कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न से मैं आपके कई सारे फैक्ट क्लियर करने वाला हूं। इस प्रश्न को बड़े ध्यान से देखना, और यहां से प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। प्रश्न कह रहा है कि आर्य समाज कितने वर्गों में विभाजित था, यानी कि जो आर्य समाज था वो कितने भागों में बटा हुआ था, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, यानी कि 5 भागों में। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं उनको देखते हैं। जैसे कि आर्य समाज में सबसे पहले कौन होता था, कुल होता था। कौन, कुल, उसके बाद होता ग्राम, उसके बाद ग्राम साथियों, उसके बाद कौन, विश्व, कुल ग्राम विश्व साथियों, उसके बाद कौन, जन होता था, जन, और उसके बाद कौन होता था, राष्ट्र साथियों, कौन, राष्ट्र। अब कैसे, जो आर्य समाज था सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल थी, और जो कुल का जो मुखिया कौन कहलाता था, कुल का मुखिया कुलप कहलाता। क्या, कुल का मुखिया कुलप कहलाता था, कुलप। और ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, क्या, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था, ग्रामीणी। ऐसे ही मैंने बात की आपसे क्या, विश्व की, तो विश्व का मुखिया विश्वपति, विश्व का मुखिया क्या कहलाता था, विश्वपति। अब जैसे कि मैंने इसमें दिया है जन, तो जन का मुखिया जनपति, क्या साथियों, जनपति। और राष्ट्र का मुखिया राजा कहलाता था, राष्ट्र का मुखिया राजा। तो जो आर्य समाज था वो 5 भागों में बटा हुआ था, यानी कि सबसे पहले कुल में, उसके बाद ग्राम में, उसके बाद विश्व में, उसके बाद जन में, उसके बाद में राष्ट्र। तो कुल का मुखिया कुलप, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी, और विश्व का मुखिया विश्वपति, और जन का मुखिया जनपति, और राष्ट्र का मुखिया राजा। ये तो एक बहुत जो जानकारी थी इस प्रश्न के द्वारा मैंने आपको दी। अब बात करते हैं साथियों बहुत महत्वपूर्ण फैक्टों की। अब मुझे ये बताइए, जो आर्य लोग थे, क्या आर्य लोग थे साथियों, आर्य लोगों की बात करेंगे, आर्य लोगों की, क्या आर्य लोग, जैसे कि मैंने कहा आपसे कि जो आर्य लोग जो भाषा बोलते थे, कौन सी भाषा बोलते थे, पहला शब्द भाषा, बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया। दूसरी बात, जो
आर्य लोगों की मूल नियम कितने थे, जो मूल नियम थे उनकी संख्या कितनी थी, मूल नियमों की संख्या कितनी थी, ये पूछता है। और वर्तमान में आर्य लोगों के कितने नियम हैं, वर्तमान में जो आर्य समाज के लोग हैं उनके वर्तमान में कितने नियम हैं साथियों, यहाँ से प्रश्न पूछता है। अब देखिए जो उनकी भाषा थी आर्य लोगों की कौन सी थी, संस्कृत। क्या थी साथियों, संस्कृत थी। और जो मूल नियम कितने थे इसके, इनके 28 थे साथियों। और वर्तमान में कितने हैं साथियों, 10 नियम हैं। अब जैसे कि मूल नियम तो 28 थे और वर्तमान में कितने हैं, 10 हैं, तो इनकी संख्या घटाई किसने है, ये प्रश्न पूछता है कि 28 से 10 किसने की, तो ये की थी साथियों दयानंद सरस्वती ने। किसने, दयानंद सरस्वती ने 28 से इनकी संख्या घटा करके 10 कर दी। अब साथियों बात करते हैं आर्य समाज की, कि आर्य समाज था उसकी स्थापना किसने की थी। तो साथियों यहाँ पर क्या बात याद रखने लायक है, जो आर्य समाज की स्थापना थी ना, आर्य समाज की स्थापना कई बार प्रश्न पूछा गया साथियों, कई बार आर्य समाज की स्थापना किसने की, कब की, कहाँ की, ये प्रश्न पूछा जाता है। आर्य समाज की स्थापना तो किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी साथियों, दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की क्या की थी, स्थापना की थी। कब की थी, तो साथियों हमेशा याद रखेंगे 1875 में। कब, 1875 में की थी। और साथियों कहाँ की थी, गिरगांव महाराष्ट्र में की थी साथियों, यानी कि मुंबई में। कहाँ पर, महाराष्ट्र में की थी, गिरगांव, महाराष्ट्र में गिरगांव। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी। अब एक प्रश्न पूछता है कि जो दयानंद सरस्वती थे इनका मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था साथियों, मूल नाम बहुत कई बार पूछा गया है। इनका मूल नाम था मूलशंकर। क्या था, इनका मूल नाम मूलशंकर था। और इनके जो गुरु थे, जो इनके गुरु थे दयानंद सरस्वती के, ये कौन थे, इनके गुरु का नाम था साथियों विरजानंद। क्या, विरजानंद सरस्वती। क्या, विरजानंद सरस्वती इनके गुरु का नाम था साथियों। आई बात समझ में नहीं, विरजानंद था क्या इनके गुरु का नाम। अब पूछता है कि इनका जन्म कब हुआ था, कि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, ये बात याद रखने लायक है। तो इनका जो जन्म, दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था साथियों, दयानंद सरस्वती का जो जन्म हुआ था, तो जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था कब, जन्म हुआ था साथियों इनका 1824। कब हुआ था, 1824 में हुआ था। कहाँ पर, गुजरात में। 1824 में गुजरात में साथियों। कहाँ पर, इनका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, मौत कब हुई थी, 1883 में इनकी क्या हुई थी, में इनकी मृत्यु हो गई थी दयानंद सरस्वती की। अब साथियों यहाँ से एक महत्वपूर्ण फैक्ट क्या पूछता है कि जो दयानंद सरस्वती थे इन्होंने एक नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। एक नारा क्या दिया था इन्होंने, वेदों की ओर लौटो साथियों, ये इनका एक नारा था। और साथियों इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक किताब लिखी थी। इनकी एक किताब भी है, बुक भी है। बुक का क्या नाम है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया है। इनकी किताब का नाम क्या था, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब का नाम था साथियों। कहने का मतलब है दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था, 1824 में गुजरात में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1883 में हुई थी साथियों। और इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। और साथियों इनकी किताब का क्या नाम है, सत्यार्थ प्रकाश साथियों। अब याद रखने लायक क्या बात है, जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1883 में, तो साथियों एक इनके बाद में एक स्थापना होती है साथियों किसकी, आर्य महिला समाज की। कब, 1883 में फिर किसकी स्थापना होती है, आर्य महिला समाज की स्थापना होती है साथियों। किसकी, आर्य महिला समाज की स्थापना होती है 1883 में, इनकी मृत्यु के बाद में। यानी कि 1883 में इनकी मृत्यु होती है और 1883 में ही एक आर्य महिला समाज की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना किसने की थी साथियों, हमेशा याद रखेंगे, पूछा गया प्रश्न है कि पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। अब साथियों मैंने यहाँ से कई सारे फैक्टर आपके तैयार किए हैं। अब आर्य लोगों से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है और पूछा जाएगा, रट लीजिए साथियों। एक प्रश्न है कि जो आर्य लोग थे साथियों, क्या जो आर्य लोग थे, आर्य लोग कहाँ से आए थे। एक था आपका साथियों आर्य लोग, एक थे जर्मनी के थे, एक मैक्स मूलर, एक विद्वान थे जर्मनी के, क्या, मैक्स मूलर साथियों। कौन, मैक्स मूलर थे। मैक्स मूलर इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था साथियों जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। मैक्स मूलर ने क्या कहा था, जो आर्य लोग थे वो मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वहीं आपके जो बाल गंगाधर तिलक हैं, यानी कि बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था,
बाल गंगाधर तिलक ने कहा था साथियों, जो आर्य लोग थे ना वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। कई बार पूछा गया प्रश्न है, कहाँ से आए थे? उत्तरी ध्रुव से आए थे। वहीं दयानंद सरस्वती ने क्या कहा है? दयानंद सरस्वती ने कहा था कि जो आर्य लोग थे ना, आर्य लोग कहाँ से आए थे? ये तिब्बत से आए थे। ये कई बार पूछे गए प्रश्न हैं। यानी कि जो आर्य लोग थे वो पहले, मैक्स मुलर ने क्या कहा था? मध्य एशिया से आए थे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ये उत्तरी ध्रुव से आए थे। और दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था? ये तिब्बत से आए थे। साथियों, इस प्रश्न से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे वो मैंने आपके लिए कंप्लीट करा दिए हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या 7 है साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि जैनवाद में, यानी कि जैनवाद में पूर्ण ज्ञान का निम्न रूप में उल्लेखित किया गया। यानी कि जैन धर्म है, जैनवाद है, उसमें पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा। पूर्ण ज्ञान का मतलब होता है कैवल्य प्राप्त कर लेना। क्या? कैवल्य प्राप्त कर लेना। पूर्ण ज्ञान का मतलब क्या होता है? कैवल्य प्राप्त कर लेना। अब साथियों बात करते हैं जैन धर्म की। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए बताने वाला हूँ। जैसे कि अब बात करते हैं जैन धर्म की। यहाँ से कई सारे प्रश्न पूछे गए हैं। जो जैन धर्म है साथियों, जो जैन धर्म है ना, तो इसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? कुल कितने तीर्थंकर, क्या तीर्थंकर हुए हैं साथियों? अब ये तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? इसकी तीर्थंकर का मतलब होता है अपने धर्म को आगे बढ़ाने वाला। अपने धर्म को आगे बढ़ाने वाला, यानी कि जैसे कि कह सकते हैं पुरोहित, जो अपने धर्म को बहुत आगे बढ़ाते हुए लोग आते हैं, उसे क्या कहते हैं? तीर्थंकर कहते हैं। अब जैसे कि यानी धर्मगुरु भी कह सकते हैं इनको, धर्मगुरु भी कह सकते हैं। यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं साथियों? ये हुए हैं इसमें 24। कितने? 24 हुए हैं। 24 तीर्थंकर हुए हैं इस धर्म में। अब तक कुल कितने हैं? 24 तीर्थंकर हैं। जो 24 तीर्थंकरों की जानकारी है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो साथियों इसकी चर्चा की गई है कहाँ? एक ग्रंथ है साथियों, कल्पसूत्र। क्या? एक कल्पसूत्र नाम का ग्रंथ है। एक ग्रंथ क्या है? कल्पसूत्र नाम का। तो इस कल्पसूत्र में ये चर्चा की गई है कि जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। और जो ये कल्पसूत्र है, इसकी रचना किसके, लेखक कौन है इस ग्रंथ के? तो इस ग्रंथ के लेखक हैं साथियों भद्रभाहु। यानी कि भद्रभाहु ने एक ग्रंथ लिखा है कल्पसूत्र। और उस कल्पसूत्र में यह चर्चा की गई है कि जो जैन धर्म है उसमें कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24 तीर्थंकर हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई होगी साथियों। देखते हैं आगे इसी प्रश्न की डिटेल। जैसे कि अब बात करते हैं संस्थापक की। जो जैन धर्म का संस्थापक कौन था? तो जैन धर्म का संस्थापक यानी कि पहले तीर्थंकर कौन थे, यानी कि फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे साथियों? याद रखने लायक बात क्या है? अब फर्स्ट तीर्थंकर की बात करें तो इसके फर्स्ट तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन साथियों? ऋषभदेव। ऋषभदेव साथियों कौन थे? ऋषभदेव थे। और बात यहाँ से पूछता है इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? सांड। प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था साथियों, चिन्ह क्या था? सांड था। सांड क्या था साथियों? सांड। पूछा गया प्रश्न है। अब बात करते हैं दूसरे तीर्थंकर कौन थे? सेकंड नंबर के तीर्थंकर कौन थे? तीर्थंकर थे अजीतनाथ साथियों। कौन? अजीतनाथ दूसरे नंबर के थे, अजीतनाथ। अब अजीतनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? हाथी। पूछा गया प्रश्न है कौन था प्रतीक चिन्ह इनका? हाथी था साथियों। अब जो तीसरे कौन हुए हैं, आगे देखते हैं तीसरे तीर्थंकर कौन हुए? थर्ड, यानी कि थर्ड कौन हुए हैं, हमेशा याद रखेंगे। तो थर्ड हुए साथियों संभवनाथ। कौन? संभवनाथ तीसरे हुए हैं, यानी कि संभवनाथ। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह था घोड़ा साथियों। कई बार पूछा गया प्रश्न है घोड़ा। अब आपको पहले, दूसरे और तीसरे याद रखने हैं साथियों। और आगे देखते हैं, फिर पूछता है 22वें कौन थे? 22वें साथियों, 22वें कौन थे? ये थे अरिष्टनेमी। कौन थे? अरिष्टनेमी। 22वें थे अरिष्टनेमी। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? शंख। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? शंख था। अब पूछता है साथियों 23वें तीर्थंकर, बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो हमेशा याद रखेंगे 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें थे साथियों पार्श्वनाथ। क्या? पार्श्वनाथ। कौन थे? पार्श्वनाथ कौन थे? तीसरे अध्यक्ष थे। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांप। प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों? सांप था। इन्होंने अपना जो नंबर था इसमें 4 नियम जोड़े थे। कितने? इन्होंने 4 नियम जोड़े थे। वो प्रश्न पूछा जाता है वो 4 नियम क्या थे? इसमें साथ ही इन्होंने एक जोड़ा था सत्य, यानी कि हमेशा सत्य का पालन करो। किसका? सत्य बोलो, सत्य का पालन करो, झूठ मत बोलो। दूसरा था इनका साथियों क्या? हमेशा अहिंसा का पालन करो, किसी को सताओ मत, जीव जंतु को हिंसा मत करो, यानी कि अहिंसा का पालन करो। और तीसरा था साथियों क्या? अस्तेय साथियों। उन्होंने तीसरा क्या जोड़ा था? अस्तेय। अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना, कि चोरी मत करो।
अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना, यानी कि चोरी मत करो। और इनका चौथा क्या था साथियों, चौथा था साथियों अपरिग्रह। क्या अपरिग्रह साथियों, क्या अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, यानी कि इतना ही धन इकट्ठा करो, इतना ही धन इकट्ठा करो जिससे आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो सके। जरूरत से ज़्यादा धन का संग्रह मत करो, आवश्यकता के अनुसार ही धन का संग्रह करो। इनके 4 नियम कौन कौन से थे। पहला नियम, हमेशा सत्य बोलो, सत्य का पालन करो। अहिंसा का पालन करो। अस्ते यानी कि चोरी मत करो। और अपरिग्रह रहो, यानी कि जरूरत से ज़्यादा धन इकट्ठा मत करो। अब बात करते हैं साथियों, ये तो थे 23वें तीर्थंकर। अब बहुत महत्वपूर्ण, यानी कि 24वें तीर्थंकर कौन थे। 24वें तीर्थंकर की बात करें, यानी कि 24वें तीर्थंकर, तो ये कौन थे साथियों, ये थे आपके कौन, यानी कि महावीर स्वामी साथियों। महावीर स्वामी कौन थे, महावीर स्वामी। और इनका प्रतीक चिन्ह क्या था साथियों, सिंह। कई बार पूछा गया प्रश्न है ये। इनका प्रतीक चिन्ह क्या था, सिंह था, यानी कि शेर था। अब साथियों जो 23वें तीर्थंकर थे कौन, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। इन्होंने 4 नियम दिए थे। अब इनके बाद में जो महावीर स्वामी थे, इन्होंने 5वां नियम जोड़ा था। जो जैन धर्म था इसमें 5वां नियम क्या जोड़ा था साथियों, यानी कि ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का पालन करो, यानी कि ब्रह्मचर्य को इन्होंने जोड़ा था साथियों। अब कहने का मतलब क्या है, अब जो ये जैन धर्म में जो ये 5 नियम थे, ये तो पुरुषों के लिए थे साथियों। अब पूछता है कि जो जैन धर्म में ये 5 नियम थे, ये महिलाओं के नाम के लिए किस नाम से जाने जाते थे, यानी कि जो महिलाओं के लिए ये किस नाम से जाने जाते थे। ये 5 नियम महिलाओं के लिए किस नाम से जाने जाते थे, तो ये प्रश्न पूछा गया है। तो महिलाओं के लिए किस नाम से जाने जाते थे, ये थे अणुव्रत के नाम से। महिलाओं के लिए क्या, अणुव्रत के नाम से। अणुव्रत के नाम से इन नियमों को जाना जाता था। अब साथियों मैंने जैन धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट थे आपके लिए वो कंप्लीट करा दिए हैं। साथियों यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार के प्रश्नों की संख्या में आपकी सीरीज लाता रहूँगा और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके लिए बताता रहूँगा। साथियों देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि जो विंध्य शक्ति वंश के संस्थापक थे, यानी कि विंध्य शक्ति के संस्थापक कौन थे साथियों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कौन थे, बाकाटक थे साथियों। अब बात करते हैं साथियों बाकाटक की। तो इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी पूछता है, इसकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी थी साथियों वत्सगुल्मा। क्या, वत्सगुल्मा क्या थी इनकी राजधानी, इनकी राजधानी थी बाकाटक की वत्सगुल्मा इसकी राजधानी थी। वहीं बात करते हैं साथियों जो इसमें एक विकल्प है काकतीय, जो काकतीय वंश था इसकी राजधानी पूछता है। इसकी राजधानी क्या थी साथियों, वारंगल। क्या थी, वारंगल इसकी राजधानी थी। और पूछता है इसके संस्थापक राजा कौन थे, तो इसके संस्थापक राजा थे साथियों रुद्र द्वितीय। कौन थे, रुद्र द्वितीय इसके संस्थापक राजा थे साथियों। वहीं इसमें एक विकल्प दिख रहा है आपको, क्या, इसमें एक विकल्प दिख रहा है चोल की बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी साथियों, मलनूर। क्या, मलनूर इसकी राजधानी थी। और उरेयूर यानी कि उरेयूर भी इसकी राजधानी थी। और साथियों पुहार भी इसकी राजधानी थी। ये तीनों क्या थी, इसकी राजधानी थी। और तंजौर भी इसकी राजधानी थी। किसकी, तंजौर भी चोल की राजधानी थी। यानी कि मलयूर, उरेयूर और पुहार और तंजौर ये चोल की राजधानियाँ थीं। वहीं इसमें आपको एक विकल्प दिख रहा है क्या, पांडव। यानी कि पांडवों की बात करें तो पांडवों की जो संस्थापक कौन थे, ये थे साथियों मेडियोन। कौन, मेडियोन इसके संस्थापक थे, मेडियोन। अब बात करते हैं शुरुआती राजधानी क्या थी पांडव की शुरुआती राजधानी थी साथियों कोरकई। राजधानी क्या थी पांडव की शुरुआती, कोरकई। क्या थी, कोरकई इसकी राजधानी थी। और बाद में इसकी राजधानी क्या हो गई, मदुरई। क्या हो गई, मदुरई इसकी राजधानी। पहली राजधानी कोरकई, बाद में क्या हो गई साथियों, मदुरई। कहने का मतलब क्या है, जो विंध्य शक्ति वो बागाटक वंश के संस्थापक थे। अब राजधानी क्या थी, वत्सगुल्मा थी साथियों। काकतीय वंश की राजधानी वारंगल थी। और इसके संस्थापक कौन थे, रुद्र द्वितीय थे। और आपका जो चोल थे वो इसकी राजधानी क्या थी, मनयूर थी, उरेयूर थी, पुहार थी और तंजौर थी। जो पांडव थे इनकी राजधानी क्या थी, इसके जो संस्थापक कौन थे, मेडियोन थे। और इसकी राजधानी पहली क्या थी, पहली राजधानी कोरकई और दूसरी क्या थी, मदुरई साथियों। मैंने ये प्रश्न भी आपके लिए पूरा करा दिया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगले प्रश्न की बात करें, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट बताने वाला हूँ मैं आपको। यानी कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ। अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करता हूँ तो हिजरी संवत साथियों यानी कि कब हुआ था, ये 622 ईस्वी में साथियों, यानी कि 622 ईस्वी में हुआ था हिजरी संवत प्रारंभ। ये हिजरी संवत क्या था साथियों, आपको पता होना चाहिए। जो मोहम्मद साहब थे,
यानी कि मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब कौन थे? मोहम्मद साहब कौन थे साथियों? ये इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे। इस्लाम धर्म के क्या थे साथियों? शुरुआत की थी इस्लाम धर्म की मोहम्मद साहब ने। इनका जन्म पूछता है कभी कभी, तो जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म हुआ था 570 एडी में हुआ था, यानी कि एनो डोमिनी, मक्का में। कहाँ पर? मक्का में इनका जन्म हुआ था। और इनकी मृत्यु पूछता है, मृत्यु कब हुई थी? तो आपकी 632 ईडी में, 632 ईडी में इनकी मौत हो जाती है। और इनको ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? पूछता है कि 610 ईडी में, 610 ईडी में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है हीरा गुफा में। कहाँ पर? हीरा गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अब साथियों हमेशा याद रखेंगे, जैसे कि अब ये पूछ रहा है कि कहने का मतलब क्या है? ये पूछ रहा है कि हिजरी संवत कब प्रारंभ हुआ था? 622 में हुआ था। किसने प्रारंभ किया था? मोहम्मद साहब ने किया था। मोहम्मद साहब ने किया होगा। तो कहने का मतलब आगे इस धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं हम। इसमें क्या है? इसमें हमेशा एक बात पूछता है, जो इस्लाम धर्म है ना, इसमें इस्लाम धर्म में 5 धर्म बताए गए, 5 विश्वास बताए गए हैं, यानी कि 5 विश्वास बताए गए हैं। वो विश्वास क्या क्या हैं, उन विश्वासों की बात कर लेते हैं। पहला है इसमें साथियों कलमा। इनका एक विश्वास क्या है? कलमा पढ़ना। दूसरा है साथियों रोज़ा। दूसरा क्या है इनका? रोज़ा रखना। जैसे कि हिंदू धर्म में क्या रखते हैं? व्रत रखते हैं, ऐसे ही इस्लाम धर्म में रोज़ा रखते हैं। तीसरा क्या है साथियों? इसका नमाज पढ़ना। जैसे कि जो हिंदू धर्म है उसमें क्या होता है? अपने अपने ग्रंथों को पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथों को, रामायण महाभारत वगैरह, गीता वगैरह। ऐसे ही इस्लाम धर्म में क्या पढ़ते हैं? इनका नमाज पढ़ते हैं साथियों। चौथा क्या है साथियों? ज़कात। ज़कात क्या होता है? ज़कात का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि ज़कात क्या होता है। और इनका 5वां होता है साथियों हज यात्रा। क्या? हज यात्रा। इनके 5 विश्वास होते हैं, यानी कि कलमा पढ़ना, रोज़ा रखना, नमाज पढ़ना और ज़कात। ज़कात का एक टैक्स होता है। इनका क्या होता है? कर होता है। इस्लाम धर्म में एक टैक्स होता है अपने धर्म को बढ़ाने के लिए, ज़कात। तो और 5वां क्या है? हज यात्रा। अब साथियों इनकी एक पवित्र पुस्तक भी है। साथियों एक बात हमेशा याद रखेंगे, जो ये इनको जो नमाज पढ़ते हैं ना, तो एक शब्द होता है किबला। क्या होता है? इनका एक किबला शब्द होता है। किबला किसे कहते हैं इस्लाम धर्म में? जो इनकी नमाज पढ़ने की जो दिशा होती है ना, जिस दिशा में बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? नमाज पढ़ने की दिशा को क्या कहते हैं? किबला कहते हैं। और साथियों यहाँ से एक प्रश्न और पूछता है इसके धर्म से संबंधित, यानी कि इनकी पवित्र पुस्तक पूछता है। इनकी एक पवित्र पुस्तक पूछता है। अगर मैं पवित्र पुस्तक की बात करूँ तो इनकी पवित्र पुस्तक क्या है? कुरान। कुरान इनकी पवित्र पुस्तक है। क्या है? कुरान। जैसे हमारी क्या है? बहुत सारी हमारी तो रामायण महाभारत और गीता वगैरह हैं, ऐसे इनके क्या है? हर धर्म की अपनी पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र पुस्तक होती हैं। और इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक क्या है? ये कुरान है। और साथियों जो इस्लाम की शिक्षा होती है ना, इसको एक शब्द दिया था, इस्लाम की शिक्षा। इस्लाम की जो शिक्षा होती है, इस्लाम की शिक्षा, तो इसके लिए एक शब्द दिया है हदीस। क्या? हदीस क्या होती है? हदीस क्या होती है साथियों? हदीस इस्लाम की शिक्षा होती है। ये मैंने इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई थी। अब साथियों देखिए इसमें क्या है? ये पूछ रहा है कि हिजरी संवत कब है। हिजरी संवत की बात करूं तो इसमें विकल्प दिया था क्या? 622 एडी। अब एक विकल्प पूछता है कि विक्रमी संवत कब मनाया जाता है? विक्रमी संवत कब है? तो ये पूछा गया प्रश्न है विक्रमी संवत, ये पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये होता है साथियों क्या? 58 ईसा पूर्व। 58 ईसा पूर्व क्या है? ये विक्रमी संवत है। एक पूछता है शक संवत। क्या साथियों? एक शक संवत पूछता है। ये कब होता है? ये इसको कहते हैं 78 एडी, यानी कि 78 एडी होता है। एक होता है गुप्त संवत। इन तीनों संवतों से प्रश्न पूछे जाते हैं। गुप्त संवत ये कब होता है? ये होता है 319 एडी। क्या होता है? गुप्त संवत होता है। हिजरी संवत कब होता है? 622 एडी। विक्रमी संवत होता है 58 ईसा पूर्व। और शक संवत होता है 78 एडी। और गुप्त संवत क्या होता है? 319 एडी होता है साथियों। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है साथियों। अगर मैं अगले प्रश्न की बात करता हूं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इसको हमेशा याद रखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया था, यानी कि जो महात्मा कहते हैं गांधी जी को हम कि महात्मा गांधी, तो ये जो महात्मा जोड़ा गया था शब्द, ये कब जोड़ा गया था? तो हमेशा याद रखेंगे साथियों, इसको जोड़ा गया था कब? विकल्प ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस शब्द को जोड़ा गया था। अब बात करते हैं साथियों ये चंपारण क्या है, यानी कि मैं गांधी जी से संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको प्रश्नों के द्वारा बताता रहूँगा साथियों। मेरा कहने का उद्देश्य क्या है? मेरे बताने का उद्देश्य प्रश्नों को दिखाना नहीं है। मेरे बताने का उद्देश्य केवल इतना है साथियों कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है प्रश्नों के माध्यम से वो आपके पास पहुँच सके, और जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं प्रश्न, उन सभी का संग्रह मैं आपको बता रहा हूँ इकट्ठा करके। तो साथियों देखते हैं चंपारण सत्याग्रह क्या था। इस चंपारण सत्याग्रह के बारे में बात करते हैं। तो देखते हैं साथियों
जैसे कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, जैसे कि मैंने आपसे कहा चंपारण सत्याग्रह, तो जो ये चंपारण सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह, ये क्या था? पहली बात तो इसको बिहार में चलाया गया था। कहाँ? बिहार में। क्यों चलाया गया था? तो कहने का मतलब है साथियों, जो चंपारण एक जगह है बिहार के अंदर, उस समय जो किसान थे, उस समय इस जगह के जो किसान थे, अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय इन किसानों पर अंग्रेज क्या करवाते थे? नील की खेती करवाते थे। नील की खेती करवाते थे कितने भाग पर? 3/20 भाग पर। अब उनकी खेती का 3/20 भाग पर क्या? नील की खेती करवाते थे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 20 गट्ठा, यानी कि एक नाप होती है भूमि की 20 गट्ठा, 20 गट्ठा का मतलब होता है 1 बीघा, यानी कि 20 गट्ठे में से 3 गट्ठे भाग में किसानों को नील की खेती अवश्य करनी होगी। तो किसान जब नील की खेती करते थे, तो जो नील की खेती होती थी, उस नील की खेती करवा करके जो अंग्रेज थे उस नील को अपने देश में लेकर जाते थे। अब नील किस काम में आती है? नील आती है कपड़ों को रंगने में। किसको? कपड़ों के रंग को रंगने में नील काम आती है। तो किसान उस नील को लेकर के जाते थे। और साथ ही जो नील की खेती होती है ना, अगर कोई किसान अपने खेत में लगातार नील की खेती करेगा तो उसकी जो भूमि होती है, उसके जो खेत होते हैं वो बंजर हो जाते हैं, क्योंकि उसके लिए जो नील होती है ना, नील के जो पेड़ होते हैं, वो उनकी जड़ें ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में चली जाती हैं, जिससे उनका जो पोषण होता है, ज़मीन का जो पोषण होता है, वो सभी नील की खेती ग्रहण कर लेता है। इसलिए नील की खेती नहीं करनी चाहिए अपनी ज़मीन में। तो किसान इसको करवाते थे, वो उस नील को अपने देश में लेकर जाते थे, और यहाँ के किसान उनको अनिवार्य था कि तीन भाग पर नील की खेती करनी होगी। इसको क्या कहते थे? 3 कट्टिया प्रणाली। जो 20 भाग में से 3 भाग में, जो 20 भाग में से 3 भाग में खेती की जाती थी नील की, इस प्रणाली को एक नाम से जाना जाता था। उसका नाम क्या था? 3 कट्टिया। क्या? 3 कट्टिया प्रणाली था उसका नाम, 3 कट्टिया प्रणाली। अब क्या होता है, किसान परेशान थे इस चीज़ से कि भाई ज़मीन भी बर्बाद हो रही है और पैसा भी अंग्रेज नहीं देते थे पूरा उनकी मतलब फसल का। तो क्या होता है कि एक बिहार में एक मतलब उस टाइम पर एक नेता थे, तो उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था साथियों? राजकुमार शुक्ल था। तो गांधी जी पहुंचते हैं, राजकुमार शुक्ल नाम था एक व्यक्ति का नाम। उन्होंने गांधी जी को निमंत्रण दिया कि गांधी जी उस समय अपने देश में जो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, एक अहम आदमी बन चुके थे। तो उन राजकुमार शुक्ल ने कहा कि गांधी जी को बुलाया जाए, वो देखते हैं चंपारण में आकर के। तो राजकुमार शुक्ल उनको निमंत्रण देते हैं और गांधी जी पहुँच जाते हैं चंपारण में। कब? 15 अप्रैल 1917 को चंपारण में पहुंच जाते हैं गांधी जी। अब क्या होता है, गांधी जी पहुंच जाते हैं तो गांधी जी आंदोलन करते हैं कि किसानों को चंपारण में जो आप नील की खेती करवा रहे हैं इसको बंद कीजिए। तो ये क्या था? एक चंपारण सत्याग्रह था, और उनके ही माध्यम से उस जो नील की खेती थी उस पर रोक लगा, यानी कि उसको कंट्रोल किया जाता है गांधी के माध्यम से। जो नील की खेती है उसको समाप्त करने का प्रावधान किया जाता है। तो ये थी साथियों ये क्या था? ये क्या था साथियों? ये था आपका चंपारण सत्याग्रह का एक मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। अगर आप डिटेल से पढ़ेंगे तो किसी दिन मैं आपको डिटेल से इस चीज़ के बारे में बताऊंगा साथियों। यानी कि जो नील की खेती होती थी ना, उसको यूरोप में लोग लेके जाते थे अपने कपड़ों को रंगने के लिए। तो मैंने आपको एक फैक्ट बताया, पर 20 कट्ठा, एक गट्ठा नहीं होता, 20 कट्ठा होता है साथियों। यानी कि 20 कट्ठे में 1 बीघा होता है। कहने का मतलब ये खेत की नाप होती है, 20 कट्ठे में क्या होता है? 1 बीघा होता है। साथियों मैंने आपको 10 प्रश्न कराए हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो बिल्कुल भी पसंद आई है, यानी कि थोड़ी सी भी पसंद आई है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पर लाइक कर देना और कमेंट कर देना। साथियों इसी प्रकार के प्रश्न मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, और प्रश्नों के माध्यम से आपके सभी जो टॉपिक हैं जीएस के अंदर, उन सभी को कंप्लीट करा दूंगा साथियों। फिर मिलता हूँ एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।